नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूँ आज के सेशन में आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर और उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न आपका है कि मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, जो सार्वजनिक है, सभी और फैले हुए हैं का विकास का क्या अर्थ से लगाया जाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सीधा सा अभिव्यक्ति। व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो होती है वो मानवीय मूल्य होते हैं और वो सभी जगह फैले होते हैं, यानी सार्वत्रिक होते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अपने कौन से स्तर के बच्चे होंगे जो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। देखिए, एक तो सदस्य बनना और एक सक्रिय सदस्य बनना दो अवस्थाओं को प्रकट करता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में थे किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो क्या किशोरावस्था, क्या वयस्कावस्था, क्या प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो हमें यहाँ पर एक तो प्राक बाल्यावस्था दिया गया है और बाल्यावस्था, परंतु जो सक्रिय सदस्य बनते हैं बच्चे वो किशोरावस्था में, एक टोली एज कहा जा सकता है। टोली से अपनी अपनी टोलियां बना लेते हैं बच्चे किशोरावस्था में, सक्रियता से अपने जो टोली होती है उसमें सहभागिता करते हैं, अपने साथियों के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं। तो किशोरावस्था जो होती है वो क्या होती है, एक हम बोल सकते हैं कि समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्यता की आयु होती है। तो बच्चा सक्रिय सदस्य बन जाएगा किशोरावस्था में। जबकि टोली की यानी गैंग एक तो हम बाल्यावस्था को भी कह सकते हैं, बाल्यावस्था में भी गैंग का निर्माण कर लेता है, परंतु सक्रिय सदस्य कब बनेगा, किशोरावस्था में आकर वह सक्रिय सदस्य अपनी टीम के प्रति दिखाएगा। विकास शुरू होता है, तीसरा प्रश्न है आपका, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। आप में से अधिकांश सोच रहे होंगे कि शैशवावस्था से ही आंसर होगा, परंतु देखिएगा साथियों, शैशवावस्था दूसरी प्रमुख अवस्था होती है विकास की। पहली जो अवस्था होगी वो प्रसव पूर्व मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था लिख लिया परंतु यहाँ पर होगा प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था मतलब जब से बच्चे का बीजारोपण होता है तब से लगाकर वो जब तक सीखता रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो विकास जो होता है उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक भी नहीं कहा जा सकता। प्रसव पूर्व मतलब जब से बच्चा पैदा ही नहीं आया, दुनिया में ही नहीं आया, उससे पहले बच्चा सीखना शुरू कर देता है और माँ के गर्भ से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था। मतलब प्रसव पूर्व मतलब प्रसव नहीं हुआ उससे पूर्व ही, बच्चा दुनिया में ही नहीं आया उससे पूर्व ही सीखना शुरू कर देता है, उसका विकास शुरू हो जाता है। तो वो माँ के गर्भ से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। इसलिए विकास कहाँ से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था, न कि शेषवावस्था। शेषवावस्था इसमें गलत आंसर हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, प्रसव पूर्व अवस्था, यानी जब से बच्चा दुनिया में ही नहीं आया उससे पहले ही सीखने लग जाता है, तो वो हमारी प्रसव पूर्व अवस्था हो जाती है। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता, ये बुद्धि से संबंधित प्रश्न आपके पूछ लिया गया है। क्या संज्ञानात्मक योग्यता होगी, क्या मनोगतिक प्रक्रिया होगी, मनोवैज्ञानिक परिघटना होगी या भावात्मक व्यवहार होगा। तो देखिएगा साथियों, हम यहाँ पर जान सकते हैं कि बहुबुद्धि विकास सिद्धांत के अनुसार क्या किया गया है कि संज्ञानात्मक हमारी जो बुद्धि होती है उसके अनुसार हम पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक बुद्धि के अनुसार हम पहचान सकते हैं, न कि भावात्मक बुद्धि। तो देखिएगा साथियों, संज्ञानात्मक बुद्धि होती क्या है, हमारे ज्ञान का जो हम स्मृति यानी मेमोरी के माध्यम से हम बुद्धि का जो स्मरण करते हैं वो ही हमारी संज्ञानात्मक योग्यता होती है। तो संज्ञानात्मक योग्यता में हम किसी चीज़ को पहचानने लग जाते हैं तो वो संज्ञानात्मक गतिविधि के माध्यम से पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर, क्योंकि जो स्कीमा होता है वो हमारे संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करती है। कौन, स्कीमा। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, स्कीमा। और स्कीमा शब्द जीन पियाजे के द्वारा किससे लिया गया है, ये लिया गया है बायोलॉजी से।
तो स्कीमा शब्द के अंतर्गत क्या होता है कि हमारी ज्ञान की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। ये शब्द बहुत ही पॉपुलर है और जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इसको प्रयुक्त किया है। जीन पियाजे ने की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, जिसको हम कह सकते हैं पहली सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी प्रेरकीय अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी अवस्था जो होती है वो कही जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई है और स्कीमा शब्द का प्रयोग भी जीन पियाजे ने किया है। अगला प्रश्न अगर देखें, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? क्या सहयोग की नैतिकता या फिर नैतिक तर्कणा या फिर नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा? तो देखिएगा साथियों, कोहलबर्ग ने, हम मान के चलें कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने कौन सा? नैतिक विकास का। और कोहलर ने, देखिए कोहलर और कोहलबर्ग के बारे में आपको हमेशा ये रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है। तो कोहलबर्ग जो है इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया, और कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। बालक का नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि कोहलर के द्वारा अधिगम का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया, और वो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे कोहलर। तो कोहलबर्ग के संबंध में हमारा प्रश्न क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं हम? क्या सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा? देखिए अगर हम कोहलबर्ग की बात करें तो नैतिक दुविधा जो है इन्होंने हैंस की कहानी प्रस्तावित करके नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर दी है कि मतलब हैंस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है, उसकी पत्नी बीमार है, वो मर रही है और उसको ऐसी दवाई की ज़रूरत है जो डॉक्टर उसको उधार दे नहीं रहा है, और वो उसके सामने 2 चीज़ें रहती है कि वो तो या तो इस चीज़ को चोरी कर ले या फिर पैसे से चुकाए, तो वो उसके सामने नैतिक दुविधा बन जाती है। तो ये हैंस की दुविधा के संबंध में कोहलबर्ग ने बताया है। तो नैतिक दुविधा इसका आंसर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कणा, क्योंकि हम सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय चिंतन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो नैतिक तर्कणा होगी हमारी, न कि नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा किस संबंध में होती है कि 2 हमारे सामने समस्याएं होती है, तो वो हैंस की दुविधा देकर वो उन्होंने नैतिक दुविधा के संबंध में कहा है, जबकि नैतिक तर्कणा की हम सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं या फिर निर्णय लेने की जो चिंतन होता है, जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, उसको नैतिक तर्कणा की अवस्था कहा है। किसने कहा है? तो ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? कोहलबर्ग का हम मान के चले तो कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है कितनी अवस्थाएं बताई हैं? उन्होंने पहली तो बताई है पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसके अंतर्गत आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था, 2 अवस्थाएं उप अवस्थाएं बताई है। और दूसरी अवस्था जो बताई उन्होंने पारंपरिक अवस्था, जो 10 से 13 वर्ष तक के बालक तक रहता है। और पहली इसमें बताई है पारंपरिक अवस्था में प्रशंसा की अवस्था, और दूसरी बताई है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और तीसरी जो अवस्था बताई है उसको हम पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था कह सकते हैं, जिसमें पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी है विवेक की अवस्था। तो कोहलबर्ग ने प्रमुखतः 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई है, और उनमें प्रत्येक में भी 2-2 है, तो कितनी हो रही? 6 अवस्थाएं इनकी हो रही है। तो ये था कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार है एक व्यक्ति का? अपने समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थियों को किस में सहायता की आवश्यकता है? क्या भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र की, या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र की? तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर दुविधा आपके सामने दी कौन सी गई है कि व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, मतलब वो सही से सेटलमेंट नहीं है बालक, तो विद्यालय मानदंडों को मान्यता नहीं है, मानता नहीं है, मतलब वो विद्यालय द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको भी नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थी को किसकी आवश्यकता है? क्या भावात्मक क्षेत्र की, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र की, या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र की? तो देखिएगा साथियों, यदि किसी बच्चे में उद्दंड है वो बालक, तो भावात्मक क्षेत्र की कमी पाई जाती है। हम उसे दंड के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता। कोई बच्चा अति चंचल होता है तो उसको दंड के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता, उसकी कमी क्या होती है? भावात्मक क्षेत्र की।
जिसके द्वारा हम उसको भावनाओं के माध्यम से अपनी जो भावनाएं होती है, जैसे कि उसके प्रति दया की भावना, उसके प्रति जो होती है सम्मान की भावना, उस प्रकार से हम उसको सुधार सकते हैं। तो उसको भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बच्चे को हम अच्छे से प्यार से, लाड़ प्यार से उसको सुधार सकते हैं। तो जो विद्यालय के मानदंडों को भी नहीं मानता और अपने समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, तो उसको भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उस बालक को भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता महसूस होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों के में शामिल करें। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस में सहायता करती है? दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य द्वंद्व में या फिर आक्रामकता में। तो शिक्षक को क्या सलाह दी जाती है कि वो अपने विद्यार्थियों में सामूहिक गतिविधियों का शामिल करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए उसके अतिरिक्त एक और किसमें? सामाजिकरण में। सामाजिकरण व्यक्ति का कब होता है? जब वो खेल खेलेगा, जब वो व्यक्तियों के बीच जाएगा, तो वो सामाजिक नियमों को सीखेगा, समाजीकरण होगा उसका। तो एक तो शिक्षक को मतलब शारीरिक गतिविधियों में शामिल करने की सलाह दी जाती है, जिससे एक तो उसका मतलब जो होता है शारीरिक विकास भी होता है, भौतिक विकास भी होता है, और एक उसका सामाजिकरण भी होता है, क्योंकि वो व्यक्तियों से बातचीत करेगा, उनके व्यवहार को जानेगा, स्वयं अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से बालक का सामाजिकरण होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, नोवा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिएगा क्या प्रश्न क्या है कि सीमा एक पाठ को बहुत जल्दी सीख रही है जबकि लीना उसे ज़्यादा समय ले रही है। मतलब ये व्यक्तिगत अंतर है, न कि सामूहिक अंतर। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर है तो यहाँ पर वैयक्तिक सिद्धांत हो जाएगा। क्योंकि साथियों देखिएगा, अगर सीमा उस पाठ को, जैसे कि हम पाठ कर लेते हैं कि पाठ का नाम है दो, उसको जल्दी सीख रही है और लीना उसी को ज़्यादा समय ले रही है, तो ये वैयक्तिक अंतर हो जाएगा। ये अंतर संबंध भी नहीं होगा, निरंतरता भी नहीं होगा और सामान्य से विशिष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा कोई व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, कोई व्यक्ति देर से सीखता है, कोई व्यक्ति शारीरिक गठन में अच्छा होता है, कोई व्यक्ति शारीरिक गठन में दुबला पतला होता है। तो ये वैयक्तिक अंतर है, न कि सामूहिक अंतर। इस कारण सीमा जो है वो जल्दी सीख रही है जबकि लीना उस पाठ को देर लगा रही है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता से प्रश्न पूछा गया। व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर सबसे पहले 1879 में फ्रांसिस गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में फ्रांसिस गाल्टन ने काम किया है। अगला प्रश्न, यानी आप आज का आखिरी का प्रश्न देखिएगा साथियों, ये इस प्रश्न सीरीज आपको पसंद आ रही है तो अपने अन्य दोस्तों को जो विभिन्न राज्यों की टेट या फिर रीट, एमपी टेट, सी टेट की तैयारियां कर रहे हैं, उनको आप शेयर करें और लाइक जरूर कर दें वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या फिर शारीरिक गठन? देखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। विकास से संबंधित है और उसमें भी आनुवंशिक नहीं, वातावरणीय कारक पूछा गया है। वातावरणीय कारक निम्न के एक के अतिरिक्त सभी हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? क्या पौष्टिकता की गुणवत्ता? बिल्कुल सही है, ये हमारे वातावरणीय कारक से विकास को आकार देते हैं। और संस्कृति भी देती है, संस्कृति से भी बच्चा परिचित होगा तो वो उसके वातावरण से अर्जित होगी, न कि जन्म से। शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता भी उसके वातावरणीय कारक है। और शारीरिक गठन जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक गठन व्यक्ति का जन्मजात होता है, जैसे उसके माता पिता होते हैं वैसा बालक होता है। देखिए, वंशानुक्रम के संबंध में 3 प्रकार के नियम लागू होते हैं। एक तो समानता का नियम, दूसरा हम बोल सकते हैं विभिन्नता का नियम, और तीसरा जो होता है वो प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम क्या लागू होता है? समानता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता वैसी उनकी संतान। असमानता या भिन्नता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता उनसे थोड़ी सी भिन्न उनकी संतानें होती है। और प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जैसे माता पिता उनके बिल्कुल विपरीत गुण उनकी संतानों में पाए जाते हैं तो वो प्रत्यागमन का नियम फॉलो होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के नियम फॉलो हो रहे हैं। तो पौष्टिकता की गुणवत्ता हमारे वातावरण में आती है, संस्कृति वातावरण में आती है, ये एक अर्जित गुण है। जबकि शिक्षा की गुणवत्ता भी एक अर्जित गुण है, ये भी वातावरण में आते हैं। और शारीरिक गठन ये व्यक्ति जन्मजात होता है, यानी अपनी आनुवंशिकी कारणों से होता है। तो यहाँ पर विकास का वातावरणीय कारक और आनुवंशिकी कारक हमने समझा है। आज की सेशन यहीं समाप्त होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।